नमस्कार, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है चैनल पे। उम्मीद है आप सभी इसका फर्स्ट पार्ट देख के आए होंगे। मैंने तुलसीदास की ही हेरी, जो कि विष्णुकांत शास्त्री जी की तुलसीदास जी पर आधारित निबंध संग्रहों की पुस्तक है, जिसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं। ये सारी चर्चा मैं पिछले पार्ट में कर चुकी हूँ और उसमें मैंने आपको इस पुस्तक की भूमिका पढ़ाई थी, लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द मैंने खुद पढ़ा था। इसके बाद में इसका सारांश मैंने, जो कि नोट्स तैयार किए थे, वो मैंने आपको बताया था। और आज के वीडियो में, जो कि इसका सेकेंड पार्ट है, मैंने पिछले वीडियो में बात कर दी थी कि इसका सेकेंड पार्ट आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आज ये सेकंड पार्ट है, इसको आप अंत तक देखें। इसके बाद में जो ये पुस्तक है निबंध संग्रहों की, जिसमें 17 निबंध संकलित हैं, ये आपको समझ आ जाएगी और आपसे किसी भी तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसका उत्तर आप देने में सक्षम हो जाएंगे, है ना। मैंने कहा था मुझ पर इतना विश्वास बना के रखिए, तो वो आपको रखना पड़ेगा। बाकी अगर समय मिलता है, और मैं तो कहूँगी कि निबंध आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि मूल पाठ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे अनुसार, मेरी ये राय है। बाकी आपकी जो इच्छा है आप करिए, है ना। तो आज सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें चर्चा होने वाली है विस्तृत विश्लेषण, इसको समीक्षा कह लीजिए या फिर मूल्यांकन कह लीजिए, जो आप अपने शब्दों में कहना चाहें। इसमें मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से, जो कि इस पुस्तक में पंक्तियाँ आई हैं, उनको मैंने संकलित किया है, उनके माध्यम से मैं आपको ये जो निबंध है, उनके माध्यम से ये जो निबंध संग्रह की पुस्तक है, यानी जो ये जो 17 निबंध हैं, इनको मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। बाकी वीडियो को आप अंत तक देखें तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से एक ही बार में समझ आ जाएंगी। तो चलिए सीधे हम आ जाते हैं विस्तृत विश्लेषण पे। और मैं फिर से कहूँगी कि इसका फर्स्ट पार्ट आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक जानकारी इस निबंध संग्रह की पुस्तक से संबंधित आपको दी है, तो वो बिल्कुल मत छोड़ना आप, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो विस्तृत विश्लेषण, मूल्यांकन या फिर समीक्षा, मैंने ऊपर ही कहा था, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। इसको शुरू कर लेते हैं। तो प्रस्तावना या फिर प्रसंग या उद्देश्य क्या है इस पुस्तक का, या फिर इन 17 निबंधों का, उसको देखते हैं। तो विष्णुकांत शास्त्री कृत तुलसी के ही हेरी, जो ये पुस्तक है निबंध संग्रह की, केवल एक आलोचनात्मक ग्रंथ मात्र नहीं है। ये सारी चीज़ें लगभग आपको क्लियर होंगी, पिछले वीडियो में मैंने बता रखी हैं, बल्कि तुलसीदास के चित्त की आधुनिक व्याख्या है। शास्त्री जी का मानना है कि तुलसी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी नकारात्मकता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया है। हनुमान बाहुक उनकी रचना है, उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, उसका उदाहरण आप यहाँ पे दे सकते हैं। उदाहरण है, ये पुस्तक से ही है। अत्यंत विषम परिस्थिति में भी कटुता, निराशा, संकीर्णता आदि नकारात्मक मनोवृत्तियों से वे मुक्त रहे। कौन? तुलसीदास जी। उन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व बोध के साथ समग्र भारतीय परंपरा और जनता से अपना तादात्म्य कर भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्षों को अपने साहित्य में चित्रित किया है। इसके बाद आ जाइए, बिंदुगत तरीके से बात कर लेते हैं विस्तार से शीर्षक की दार्शनिक पृष्ठभूमि। हालांकि शीर्षक मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। हिया हेरी का अर्थ क्या है मैंने बता दिया था, हृदय में झांकना। शीर्षक है इसका तुलसी के हिया हेरी, है ना। तो तुलसी के हृदय में झांकना, ये इसका अर्थ निकल रहा है। इस शीर्षक का अर्थ है हृदय में झांक कर देखना, ये मैंने बता दिया है। शास्त्री जी का मानना है कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका, ये भी मैंने आपको बताया था, भूमिका में इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जो तुलसीदास जी के मुख्य ग्रंथ हैं, विष्णुकांत शास्त्री जी ने तुलसीदास के मुख्य ग्रंथ हैं, उन सबका अध्ययन किया है। लेकिन फिर भी ये जो निबंध इन्होंने 17 निबंध लिखे हैं, इनके केंद्र में सदैव एक ही कृति रही है, और वो है विनय पत्रिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और रामचरितमानस में जो भी कुछ लिखा, वह उनके अपने हृदय के द्वंद्व और समाज की पीड़ा और आत्म साक्षात्कार का परिणाम था। यानी उन्होंने समाज में जो देखा वो उन्होंने लिखा। आत्मविश्लेषण या पुस्तक तुलसीदास को एक ऐसे कवि के रूप में प्रस्तुत करती है जो अपने दोषों को स्वीकार करने का साहस रखते हैं और आत्म परिष्कार के माध्यम से लोक मंगल की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाइए अगले बिंदु पर, आधुनिकता बनाम परंपरा। ये भी मैंने आपको समझाया था पिछले पार्ट में, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे फालतू में चीज़ें रिपीट करनी पड़ रही हैं। आइए, आधुनिकता बनाम परंपरा। आधुनिकता भी दिखाई देती है और परंपरा, यानी कि तुलसीदास जी अपने साहित्य के माध्यम से ये संदेश देते हैं पाठक वर्ग को कि व्यक्ति को इतना भी आधुनिक नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपनी मूल अस्मिता, मूल पहचान, भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को भूल जाए, और परंपराओं से भी इतना नहीं बंध जाना चाहिए कि वो व्यक्ति कूपमंडूक हो जाए। तो दोनों में एक समन्वय स्थापित करके चलना होगा। इसीलिए तुलसीदास जी का दृष्टिकोण जो है वो कैसा है? समन्वयवादी दृष्टिकोण है ना। आ जाइए, क्या लिखा है यहाँ पे। शास्त्री जी का तर्क क्या है? लेखक के अनुसार आधुनिक होने का अर्थ अपनी जड़ों को काटना नहीं है। तुलसीदास
मध्यकाल के कवि होकर भी आज आधुनिक हैं, आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे मानवीय मूल्यों, करुणा, न्याय, त्याग की बात करते हैं। दूसरा बिंदु है सृजनात्मक योग। भारतीय समाज अपनी मौलिक विशेषताओं को सुरक्षित रखकर ही आधुनिकता में कुछ नया जोड़ सकता है। तुलसीदास का साहित्य इस प्रक्रिया में समरसता का पाठ पढ़ाता है। उदाहरण है, व्यक्तियों की तरह समाज और देश भी यदि अपनी आधारभूत विशेषताओं को सुरक्षित रखकर आधुनिकता को अपनाए तभी उसमें कुछ सृजनात्मक योग दे सकते हैं। ऐसा कर पाने के लिए अपनी संस्कृति के मूलभूत तत्वों के साथ समरस होना अनिवार्य है। ठीक है, ये उदाहरण है इस पुस्तक से ही। इसके बाद आ जाइए, अगला जो बिंदु है वो है समन्वयवादी तुलसी का प्रधान गुण। ये मैंने आपको कितने बार बता दिया, अब तो आपको याद हो गई होंगी चीज़ें। चलिए, तो पहला पॉइंट है दार्शनिक समन्वय। ज्ञान और भक्ति, सगुण और निर्गुण के बीच समन्वय दिखाई देता है तुलसीदास जी के व्यक्तित्व में, उनके साहित्य के माध्यम से। दूसरा बिंदु है सामाजिक समन्वय। राजा और प्रजा, ब्राह्मण और चांडाल के बीच मानवीय संबंधों की स्थापना। इसके बाद में धार्मिक समन्वय। शैव और वैष्णव मतों के बीच के विवाद को समाप्त कर राम को सबका आराध्य बनाना। उदाहरण है, तुलसीदास ने परस्पर विरोधी दिखने वाले तत्वों के बीच जिस समरसता की स्थापना की वही भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। इसके बाद आ जाइए अगले बिंदु पर। चौथा बिंदु है राम का स्वरूप, शक्ति, शील और सौंदर्य, यानी 3 स्वरूप इन्होंने राम के बताए हैं। तो शास्त्री जी ने तुलसी के राम को 3 मुख्य आधारों पर विश्लेषित किया है। सबसे पहला स्वरूप है शक्ति, अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने का सामर्थ्य। ठीक है, तो ये उनका शक्ति वाला स्वरूप हो गया। दूसरा स्वरूप क्या है? शील यानी कि एक अच्छा चरित्र होना, आचरण की पवित्रता और मर्यादा। यही वह गुण है जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है, यही उन्हें आदर्श मानव के रूप में स्थापित करता है। इसके बाद में सौंदर्य, बाह्य और आंतरिक सुंदरता जो भक्त को आनंद से सराबोर कर देती है। उदाहरण आया है, पुस्तक से ही है, शक्ति बिना शील के निरंकुश और विनाशकारी हो जाती है, इसलिए तुलसी के राम शक्ति के साथ शील के भी पुंज हैं। अब उदाहरण के तौर पे समझिए कि कोई व्यक्ति सत्ता में है, उसके पास बहुत सारी शक्ति, यानी वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बड़ा ही दुराचारी व्यक्ति है, बड़े ही गलत चरित्र वाला व्यक्ति है, तो वो किसी भी तरह से देश का भला किसी भी रूप में नहीं चाहेगा, वो सदैव अपना भला चाहेगा, हमेशा उसका स्वार्थ दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर श्री राम जो हैं उनके भीतर शील नहीं होता, यानी उनके चरित्र में, उनके आचरण में पवित्रता और मर्यादा नहीं होती और उनके पास शक्ति होती, तो वो किसी भी तरह से समाज को आगे ले जाने का कार्य नहीं करती, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुलसीदास जी के साहित्य के माध्यम से पता चलती हैं, प्रस्फुटित होती हैं। आ जाइए फिर अगले बिंदु पर। 5वां बिंदु क्या है? 5वां बिंदु है विनय पत्रिका और दैन्य भाव की भक्ति। विनय पत्रिका जो कि इस निबंध संग्रह की पुस्तक के सदैव केंद्र में रही है, ऐसा विष्णुकांत शास्त्री जी ने, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा उन्होंने स्वयं भूमिका में कहा है, स्वीकार किया है। पहला बिंदु है अहंकार का विसर्जन। लिखा है शास्त्री जी के अनुसार, जब तक मैं का अर्थ होता है अहंकार, यानी कि अहम रहता है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। आपको अहम का विलयन करना होगा, अहम को खत्म करना होगा। तुलसी विनय पत्रिका में स्वयं को सबसे नीचा मानकर दैन्य भाव, ईश्वर से करुणा की गुहार लगाते हैं। उदाहरण है, तुलसी का दैन्य उनकी दुर्बलता का नहीं है, यानी वो दैन्य भाव जो दिखाई दे रहा है वो उनकी दुर्बलता को प्रकट नहीं कर रहा है, उनके असीम साहस का प्रमाण है। अपने दोषों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का साहस है। आज के समय में आप देखिए, कोई व्यक्ति गलती करके अपनी गलती नहीं मानता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती करके उसको स्वीकार करता है, तुलसीदास जी ऐसा संदेश देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से कुछ गलत हुआ है तो अगर वो उसको स्वीकार करने का साहस रखता है तो ये उसके चरित्र की दुर्बलता नहीं है, ये उसके चरित्र का साहस है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, यानी भविष्य में वो इस तरह की गलती नहीं करेगा। लेकिन आज के समय में इसका कतई उल्टा हो रहा है। आगे आ जाइए, अगला बिंदु है कलयुग वर्णन। लिखा है, तुलसीदास ने कलयुग के बहाने अपने समय की सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का जो चित्रण किया है वह आज के भ्रष्टाचार और नैतिक पतन पर सटीक बैठता है। उदाहरण है कलयुग वर्णन के बहाने से तुलसीदास ने अपने समय की जिस आर्थिक और नैतिक विद्रूपता का चित्रण किया है वह आज के आधुनिक संकट का भी आईना है। इसीलिए निरंतर मैं कह रही हूँ कि तुलसीदास जी का साहित्य आज भी प्रासंगिक है।
अगले बिंदु पर आइए। छठा बिंदु है लोक मंगल और राम राज्य। राम राज्य के माध्यम से किस तरह से लोक मंगल का संदेश देते हैं अपने साहित्य के माध्यम से तुलसीदास जी, इस बात को तो आप समझते ही होंगे। यहाँ पे समझ लेते हैं क्या लिखा है। सामाजिक न्याय। राम राज्य केवल धार्मिक कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदर्श व्यवस्था है जहाँ अंतिम व्यक्ति यानी केवट शबरी जटायु को भी सम्मान और अधिकार प्राप्त होता है। निषाद राज से क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम्भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता, यानी तुम मुझे भरत के समान यानी कि मेरे भ्राता के समान प्रिय हो। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक न्याय को दर्शाती हैं। इसके बाद आ जाइए उत्तरदायित्व बोध, दूसरा बिंदु जो है। शास्त्री जी रेखांकित करते हैं कि तुलसीदास का साहित्य व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इसके बाद आ जाइए सातवें बिंदु पर, सामाजिक उत्तरदायित्व और कलयुग वर्णन। हालांकि ऊपर वाले बिंदु से आप चीज़ें समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लिखा है तुलसीदास ने अपने समय की आर्थिक विषमता और नैतिक पतन का जो चित्रण कलयुग के माध्यम से किया है वह आज भी प्रासंगिक है। शास्त्री जी के अनुसार ये उद्धरण है। कलयुग वर्णन के बहाने तुलसी ने अपने समय की जिस आर्थिक और नैतिक विद्रूपता का चित्रण किया है वह आज के आधुनिक संकट का भी आईना है। ये उद्धरण तो मेरे ख्याल से ऊपर आ चुका है। बाकी यह उद्धरण दिखाता है कि तुलसी केवल अतीत के कवि नहीं हैं, उनके द्वारा वर्णित कलयुग आज के भ्रष्टाचार यानी आज जो स्थितियां बनी हुई हैं उन समस्याओं का पूर्व आभास है, यानी उनका पहले ही आभास हो गया था महाकवि तुलसीदास को। तुलसीदास का राम राज्य एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था का प्रतीक है जहां समाज का हर वर्ग सुखी और मर्यादित हो। इसीलिए कहते हैं आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करते हैं किसको? श्री राम को। तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही नहीं है बल्कि जनता के लिए भी है, यानी जनता को उस तरह से स्वयं को बनाना चाहिए, उस तरह की चारित्रिक विशेषताएं अपने भीतर लानी चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए तुलसी के काव्य को। आगे आ जाइए, अगला बिंदु क्या है? आठवां बिंदु है। यहाँ पर गलती से सातवां लिख गया है, इसको आप करेक्ट कर लेना। बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो मैं खुद ही इसको सही कर दूँगी। नारी और दलित विमर्श पर शास्त्री जी का विचार। आ जाइए, लिखा है इतिहास। आ जाइए, पहला बिंदु है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। एक आलोचक के नाते शास्त्री जी ने तुलसी पर लगने वाले आरोपों, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, आप सभी ने ये पंक्ति सुनी होगी, की पुनर्व्याख्या की है। उनका तर्क है कि तुलसी को उनके युग की सीमाओं और पूरी रचना के समग्र भाव में देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य में उन्हें के दायरे में उन्हें बांध कर नहीं देखना चाहिए। तुलसी का मूल स्वर करुणा और समावेशिता का है, अपमान का नहीं। दूसरा बिंदु है संदर्भगत व्याख्या। शास्त्री जी ने उन विवादास्पद चौपाइयों की व्याख्या करते हुए कहा है कि तुलसी को उनके समय और परिस्थितियों के संदर्भ में समझना चाहिए। उनका मूल उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि एक अनुशासित समाज का निर्माण करना था। वे तुलसी को करुणा का कवि मानते हैं। अब यहाँ पर जो ये पहला बिंदु है इसको मैं और अच्छे से आपको समझा दे रही हूँ। तो तुलसीदास जी का जो काव्य है उसको सिर्फ और सिर्फ किसी एक बिंदु से बांधकर नहीं देखना चाहिए, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ इस पंक्ति की वजह से कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी उन्होंने कहा है तो तुलसीदास को बिल्कुल ही खारिज कर देना चाहिए। तो ये सही नहीं है। जो तुलसी के काव्य में कुछ बिंदु रहे हैं जो पुनर्व्याख्या की मांग करते हैं आधुनिक संदर्भों में, उन पर भी बात की है विष्णुकांत शास्त्री ने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास को उन कारणों के चलते खारिज कर देना सही नहीं मानते हैं विष्णुकांत शास्त्री जी और जो विभिन्न आलोचक हैं वो भी। तो इसको आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी आठवां बिंदु निष्कर्ष के रूप में है। लिखा है शास्त्री जी की आलोचना सृजनात्मक है। वे तुलसी को केवल इतिहास का कवि नहीं मानते बल्कि उन्हें वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने वाला मनीषी मानते हैं। तुलसी के हेरी यह सिद्ध करती है कि तुलसीदास किसी काल विशेष के कवि नहीं है। वे एक ऐसी जीवन दृष्टि देते हैं जो मनुष्य को आत्म सुधार से लोक सुधार की ओर ले जाती है। विष्णुकांत शास्त्री ने इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय संस्कृति के उस उज्जवल पक्ष को रेखांकित किया है जो आधुनिक युग की मानसिक अशांति का स्थायी समाधान दे सकता है। तो आई होप आपको मुझसे पढ़ के मज़ा आया होगा। चर्चा यहीं पे समाप्त करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाना, आपके काम की चीज़ है, ठीक है। बाकी अगर मज़ा आया है पढ़ के तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ में भी वीडियो को शेयर करिए, उनकी भी मदद हो जाएगी क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।